हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। इस किताब का आज हम जो है दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो सेकेंड ईयर की हमने सीरीज़ शुरू किया उसमें हमने जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप इसके बारे में हमने पढ़ लिया प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो रेगुलर वीडियोस देखने को मिल रही है। और अभी मैंने सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का शुरू कर दिया है और आने वाले टाइम में मैं फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस भी लाना आप लोगों के लिए शुरू कर दूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाली है। तो जो मैं किताब यूज़ कर रहा हूँ वो किताब है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की ये किताब है। और इस किताब के जो पब्लिशर मॉडर्न पब्लिशर की किताब है और राइटर है डॉक्टर एस नंदा। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे पूछा था कि जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उस वीडियो में बच्चे बोल रहे थे कि भैया जो आपने हेडिंग बताई वो हमारी किताबों के साथ मैच नहीं कर रही है। अलग अलग पब्लिशर्स की आपके पास किताब ही हो सकती है, लेकिन जो मैं किताब प्रेफर करता हूँ, जिस किताब को पढ़ के मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, वो मैं मॉडर्न पब्लिशर को ही ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इस किताब से जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले तुलनात्मक विधि के बारे में। अब देखिए तुलनात्मक विधि क्या चीज़ है, तुलनात्मक विधि क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तुलनात्मक विधि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है। जिस विधि के द्वारा जो है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता है उसे जो है तुलनात्मक विधि कहा जाता है। अब साधारण शब्दों में यहाँ पे आप सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। इसे हम बात करने वाले कि तुलनात्मक विधि नाम से स्पष्ट है कि इस विधि का अर्थ एक ऐसी विधि से है जिसके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विधि का साधारण अर्थ है, यदि तुलनात्मक विधि की धारणा के पक्ष में इसकी परिभाषा करें तो विशेष अर्थों में स्पष्टीकरण होता है। देखिए तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताया गया है कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में जिस विधि के माध्यम से जाना जाता है उसे जो है तुलनात्मक विधि कहते हैं। अब देखिए तुलनात्मक विधि में किन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है ये हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए। तुलनात्मक विधि का अर्थ किसी एक इकाई का दूसरी इकाई से तुलना करना नहीं है। तुलनात्मक विधि का अर्थ एक इकाई के साथ दूसरी इकाई की तुलना करना नहीं है, बल्कि तुलनात्मक विधि का अर्थ केवल और केवल रचनात्मक प्रक्रिया से है कि तुलनात्मक विधि में उन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिनके आधार पर जो है ठोस सिद्धांत का निर्माण होता है। एक ऐसी विधि है जिसमें केवल रचनात्मक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है दो से ज़्यादा इकाइयों का अध्ययन या फिर दो इकाइयों के बीच तुलना की जाती है, जिसमें ठोस संरचनाओं का जो है निश्चय किया जाता है। उन इकाइयों को जो है तुलनात्मक विधि के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद आपको एक डेफिनेशन कोट कर लेनी है। यहाँ पे एलन ए लार्सन की डेफिनेशन है। ये क्या बोलता है, तुलनात्मक विधि का कार्य समानता और असमानताओं की पहचान करनी तथा उनकी व्याख्या करना है। जब भी आप आंसर प्रेजेंट करोगे तो आपको क्या लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास में अपनी जो डेफिनेशन है उसको कोट कर लेना है। जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जिस विधि के अंतर्गत किया जाता है वो तुलनात्मक विधि है। अब देखिए तुलनात्मक विधि में केवल और केवल रचनात्मक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ऐसी इकाइयाँ जिसके आधार पर जो है ठोस सिद्धांतों का निर्माण होता है। अब इसके बाद बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है तुलना की इकाइयों में संकल्पवादी ढांचों में समानता। अब देखिए संकल्पवादी ढांचों में समानता से अभिप्राय है कि तुलनात्मक जो इकाइयाँ हमने चुनी है उन इकाइयों का पक्ष एक समान होना चाहिए। ऐसी इकाइयाँ जिनका पक्ष एक समान हो, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, अगर हम भारत के राष्ट्रपति की तुलना किसी दूसरे देश के न्यायाधीश के साथ करें तो क्या ये संकल्पवादी ढांचा हो सकता है या फिर क्या इसका पक्ष एक समान हो सकता है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री की बात हमने की वो जो है कार्यपालिका का सदस्य है, जबकि हमने जब न्यायाधीश है न्यायपालिका का, तो ये संकल्पवादी ढांचे में समानता नहीं है। अगर भारत के न्यायाधीश की तुलना किसी दूसरे के देश के न्यायाधीश के साथ की जाए तो उसे जो है संकल्पवादी ढांचे में माना जाएगा। तो पहली विशेषता है संकल्पवादी ढांचों में समानता होनी चाहिए जिन इकाइयों को चुना गया है।
फिर इसके बाद दूसरी विशेषता के बारे में क्या बात की गई है कि तुलनात्मक संकल्पवादी या सैद्धांतिक विषयों का चुनाव होना चाहिए, कि जो तुलनात्मक इकाइयाँ होगी वो सैद्धांतिक विषय पर आधारित होगी। जो मैंने पहले ऊपर बात की कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से की जाएगी तो ये तुलना करना व्यर्थ है, ये सैद्धांतिक विषय नहीं है। जब भी हम इकाइयों की तुलना करेंगे तो हमें जो है सैद्धांतिक विषयों को ही चुनना है। फिर इसके बाद जो तीसरी इसमें विशेषता आती है वो आपको लिख लेनी है कि तुलना के अधीन इकाइयों की परिभाषिकता, मतलब जो तुलना के अधीन हम इकाइयाँ ले रहे हैं वो इकाइयाँ आसानी से परिभाषित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे बात की गई है कि जो राजनीतिक प्रणाली हो गई या फिर राजनीतिक संस्कृति हो गई, ये ऐसी राजनीतिक संस्कृति होगी या राजनीतिक सामाजिकरण हो गया, ये ऐसे विषय जिन्हें आसानी से परिभाषित किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे विषय जिन्हें आसानी से परिभाषित नहीं किया जाता, वो बात की गई है समाजवाद, जिसे सोशलिज्म कहा जाता है, डेमोक्रेसी। ये ऐसे विषय जिनके संदर्भ में, इनकी परिभाषा के संदर्भ में आज भी वाद विवाद समाज में फैला हुआ है। तो इन इकाइयों को हम जो है परिभाषित नहीं कर सकते या इन इकाइयों को हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये इकाइयाँ जो है परिभाषित नहीं है। ऊपर बात की गई है कि परिभाषित इकाइयों को ही केवल जो है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब देखिए, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति से आपका क्या अभिप्राय है, या तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आने वाली परिभाषिकता को डिफाइन कीजिए या परिभाषिकता का वर्णन कीजिए। इसलिए आपको जो है लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लेना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल। फिर इसके बाद अगली विशेषता क्या आती है? अगली विशेषता है कि अध्ययन की निश्चितता। अध्ययन क्या? निश्चित अध्ययन होना चाहिए। अब देखिए, निश्चित अध्ययन में क्या बात की गई है, जब भी हम किसी भी विषय का जो है अध्ययन करेंगे तो हमारे पास पहले से ही पता होना चाहिए कि हमें जो है किन किन सामग्री का अध्ययन करना है, कौन कौन से विषय हमें पढ़ने। क्योंकि जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है सिद्धांत निर्माण के विषय में। तो ऐसी स्थिति में जो अध्ययन करता है उसके पास निश्चित विषय होने चाहिए कि उसे जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगली विशेषता है कि सिद्धांत निर्माण के लिए अनेक अध्ययन अनिवार्य है, कि सिद्धांत निर्माण के लिए निश्चित अध्ययन तो करेंगे। निश्चित अध्ययन, एक चीज़ का अध्ययन करने से जो है किसी भी राजनीति सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सकता। राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा, एक विषय पर जो है अलग अलग अवधारणाएं पढ़नी पड़ेगी। ये होगी विशेषता। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली विशेषता क्या है कि संकल्पवादी ढांचों का अध्ययन जिनका मूल पक्ष एक समान होता है। दूसरा हो गया सैद्धांतिक विषयों का चुनाव, जिसमें जो है सिद्धांत होने चाहिए, ऐसे विषयों को चुनना चाहिए। तीसरी बात की गई है इकाइयों को परिभाषित किया जाना चाहिए, सरलता से उनका अध्ययन की निश्चितता होनी चाहिए, और सिद्धांत निर्माण के लिए अनेक विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य है। फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है कि तुलनात्मक विधि का क्रियात्मक पक्ष कौन सा है, तुलनात्मक विधि के पड़ाव कौन से, उनके बारे में बात कीजिए। तो जब भी यहाँ पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सैमुअल वियर और एडम ओल्म, ये दो जो है राजनीतिज्ञ हुए, इसे हम राजनीति विद्वान कहेंगे इन्हें। इन्होंने क्या बात की है कि तुलनात्मक विधि के पड़ाव है। पहला पड़ाव क्या है? वर्णन करना। सबसे पहले जब तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जिन निकायों का अध्ययन करना है, उन निकायों को क्या किया जाएगा? सबसे पहले उन्हें एकीकृत किया जाएगा। एकीकृत करने के बाद उनका वर्णन किया जाएगा। फिर वर्णन करने के बाद सेकंड स्टेज में उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा। अब जब वर्गीकृत कर लिया गया तो वर्गीकृत इकाइयों की व्याख्या की जाएगी, और व्याख्या के बाद लास्ट में क्या होगा? उनका कंपैरिजन होगा या तुलना की जाएगी। तो वर्णन, वर्गीकरण, व्याख्या और तुलना, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अकॉर्डिंग टू सैमुअल वियर और एडम ओल्म ने ये बात की गई है कि तुलनात्मक विधि का व्यवहारिक पक्ष कुछ इस तरह से है, जिसमें उन्होंने 4 पड़ाव के बारे में बात की: वर्णन, वर्गीकरण, व्याख्या और तुलना। अब जो इनकी मूल सिद्धांत के बारे में बात की गई कि मूल किस तरह से हम जो है अध्ययन करता है, किन पड़ाव से गुजरना पड़ता है तुलनात्मक विधि के अध्ययन के दौरान। पहला हो गया संकल्पवादी ढांचे के आधार पर इकाइयों का चुनाव। संकल्पवादी ढांचे की बात हमने पीछे की कि मूल पक्ष एक समान होना चाहिए। जिन इकाइयों का मूल पक्ष एक समान होगा उनका चुनाव जो है तुलनात्मक विधि के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत किया जाएगा। दूसरी बात की गई है वर्गीकरण। अब देखिए, जो आपने इकाइयाँ ले ली है उसका क्या किया जाएगा? वर्गीकरण किया जाएगा। ये किसी भी आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है।
और फिर तीसरी बात की गई है कि परिकल्पना का निर्माण। जब आप इकाइयाँ चुन लोगे, उनको वर्गीकृत कर लोगे, उसके बाद जो है अध्ययनकर्ता अपने ही दिमाग में एक इच्छित उद्देश्य बनाएगा या एक माइंड मैप क्रिएट करेगा कि उसे जो है इन इकाइयों को जो है इस तरह से व्यवस्थित करना है, या इकाइयों की जब वो इकाइयाँ लेगा तो उन इकाइयों में उसके कौन कौन से उद्देश्य होंगे, उन सबको जो है अपनी परिकल्पना के आधार पर वो अपने दिमाग में माइंड मैप तैयार कर लेगा। जब माइंड मैप तैयार करेगा उसके बाद उस माइंड मैप को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, उसका टेस्ट करेगा। जब उसने जो है परिकल्पना का निर्माण किया उसके बाद उन परिकल्पनाओं की पुष्टि करेगा। पुष्टि कैसे करेगा? जो उसने सोचा है उन सब समग्र इकाइयों को एकत्रित करने की कोशिश करेगा। इस आधार पर जो है तुलनात्मक राजनीति का पड़ाव किया जा सकता है या फिर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता है। ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर लास्ट में क्या किया जाएगा? तुलनात्मक जो है सिद्धांत निर्माण किया जाएगा। अब देखिए जो अलग अलग स्टेज की बात की, सबसे पहले इकाइयाँ चुनेगा। इकाइयाँ चुनने के बाद दूसरा काम क्या करेगा? वर्गीकृत करेगा। इकाइयों को वर्गीकृत करने के बाद जो है एक कल्पना का निर्माण करेगा, दिमाग में माइंड मैप क्रिएट करेगा, और माइंड मैप क्रिएट करने के बाद जो लास्ट में काम करेगा, फिर जो माइंड मैप क्रिएट किया है उसको जो है टेस्ट करने की कोशिश करेगा, परिकल्पनाओं की पुष्टि करेगा। कौन करेगा? राजनीतिक विद्वान या फिर अध्ययनकर्ता। फिर इसके बाद जो बात करेगी, फिर जब उसने जो है परिकल्पना का निर्माण कर लिया, उसकी पुष्टि कर ली, पुष्टि करने के बाद जो सिद्धांत निर्माण की तरफ बढ़ेगा कि अब मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, अब मुझे सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। जो तुलनात्मक राजनीति है, तुलनात्मक विधि है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सिद्धांत निर्माण करना। हो सकता है एसपीयू मंडी में जो ऑनलाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्धांत निर्माण किसका उद्देश्य है, या फिर तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? वो होता है सिद्धांत निर्माण। तो ये आपने जो है 2 क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर लिया इस टॉपिक से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करो, सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आने लग रही हो। तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि तुलनात्मक विधि का क्षेत्र कौन सा है? पहला क्षेत्र बताया गया माइक्रो लेवल का, माइक्रो लेवल स्टडी, जिससे हम कहेंगे विशाल और दीर्घ स्तरीय अध्ययन। अब देखिए जो विशाल और दीर्घ स्तरीय अध्ययन में मैं आपको इस वीडियो में कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उतना आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने नोट्स में, आपका बतेरा हो जाएगा। आप जो है इतना क्वेश्चन समझ जाओगे कि आप उसको कॉपी में अच्छे से प्रेजेंट करोगे। तो पहला जो इसका क्षेत्र है वो है विशाल और दीर्घ स्तरीय अध्ययन, जहाँ पे जो है विशाल दीर्घ स्तरीय अध्ययन से अभिप्राय उस अध्ययन से जहाँ पे एक देश की राजनीतिक प्रणाली को क्या किया जाता है, दूसरे देश की राजनीतिक प्रणाली के साथ कंपेयर किया जाता है। आपको चीज़ें याद रखनी है जो हमने पीछे बात की थी कि जो इकाइयों को या राजनीतिक प्रणाली को चुना जाएगा सैद्धांतिक पक्ष, संकल्पवादी ढांचे, अध्ययन की निश्चितता और विभिन्न जो सामग्री उन सब के आधार पर जो है ये राजनीतिक क्षेत्र को लिया जाता है। तो दीर्घ स्तरीय क्या बोलता है कि जब एक देश की राजनीतिक प्रणाली को दूसरे देश की राजनीतिक प्रणाली के साथ जो है अध्ययन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उसे कहते हैं माइक्रो लेवल स्टडी या फिर दीर्घ स्तरीय या विशाल लेवल का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद होता है लघु या सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन। ऐसा अध्ययन है जहाँ पे किसी विशेष घटना का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। संकल्पवादी ढांचों के अंतर्गत आपको ये लाइन जरूरी है लिखनी कि संकल्पवादी ढांचों के अंतर्गत जो है किसी एक विशेष घटना की तरफ जो है ध्यान दिया जाता है, किसी विशेष घटना का जो है वहाँ पे अध्ययन किया जाता है। अब उदाहरण के लिए बात करें किसी एक विशेष घटना या विशेष विषय के बारे में, जैसे संसदीय शासन प्रणाली होगी। भारत के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली ये एक विशेष घटना हो गई या विशेष विषय हो गया। अब इस विषय के बारे में पूरा डीप से जानना या पूरा डीपली इसको जो है कंपेयर करना, ये क्या आ गया? तुलनात्मक राजनीति के लघु स्तरीय या सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन के अंतर्गत। फिर तीसरा बात करता है कम क्षेत्र वाली इकाइयों का अध्ययन, जहाँ पे केवल और केवल छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी राज्य की विधानमंडल हो गया, किसी राज्य की कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, ये छोटे स्तर पे होता है। सरकार का अध्ययन नहीं, केवल सरकार के अंग का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे हमने पहले विधानमंडल यहाँ बात की, फिर उसके बाद कार्यपालिका के बारे में बात की, फिर न्यायपालिका की।
कम स्तर पे जो है सबसे छोटे लेवल का पढ़ा जाता है, जहाँ पे केवल इकाइयों का या अंगों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद हमने उससे पहले बात की सूक्ष्म स्तर पर किसी विशेष घटना के बारे में, विशाल लेवल पे बात की कि जब एक देश की प्रणाली को दूसरे देश की प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद जो इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये बनता है, और तीसरा क्वेश्चन है कि तुलनात्मक विधि की उपयोगिताओं के बारे में बताइए। तो पहली उपयोगिता क्या हो गई कि तो राजनीति के व्यवहार को समझने में जो है आवश्यक उपयोगी है। व्यवहार कैसे समझने में आवश्यक है, जब हम अलग अलग इकाइयों को एकत्रित करेंगे, उसका संकल्पवादी ढांचे को देखेंगे, सैद्धांतिक विषय को देखेंगे, तो खुद ब खुद जो है हमें राजनीतिक व्यवहार की समझ आने लगेगी। दूसरा बात किया गया सिद्धांत निर्माण। अब उपयोगी सिद्धांत निर्माण के लिए क्यों है, क्योंकि हमने पहले ही बात की इसका उद्देश्य तुलनात्मक राजनीति जो विधि है उसका उद्देश्य सिद्धांत निर्माण करना है, तो सिद्धांत निर्माण को समझने के लिए ये उपयोगी है। फिर तीसरा आ गया प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों को समझने में, जो जिस टाइम में आप जो है करंट टाइम में जो आप स्टडी कर रहे हो उस वक्त कौन सा सिद्धांत जो है उस देश में उस विषय के अंतर्गत लागू किया गया है, उसको समझने में सहायता मिलती है तुलनात्मक विधि के अंतर्गत। फिर लास्ट आता है कि तुलनात्मक राजनीति के वैज्ञानिक स्वरूप, क्योंकि राजनीति जो है बदलते समय के साथ इसमें बहुत सी अवधारणाओं ने जन्म लिया। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि उनमें से जैसे हमने बात की कि आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत, यूनानी, तुलनात्मक राजनीति, ये भी एक दृष्टिकोण है। तो बदलते समय के साथ जो अलग अलग स्वरूप आए उन्हीं में से एक था वैज्ञानिक स्वरूप। तो वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक स्वरूप है उसके बारे में जानने में भी जो है सहायता प्रदान करता है तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक विधि। तो अब देखिए यहाँ पे हमने बात की कि किन किन विषयों के बारे में। पहला हो गया राजनीति व्यवहार के बारे में समझ मिलती है। दूसरी बात की हमने सिद्धांत निर्माण के बारे में समझ आती है। तीसरा हो गया प्रचलित सिद्धांतों की प्रामाणिकता, जो सिद्धांत चला है क्या वो सही है या फिर गलत है, जिसे हम कहेंगे रेलेवेंस के बारे में, कि उसका मूल्यांकन करेगी जो वहाँ पे सिद्धांत चला है क्या वो सही है या गलत है। फिर उसके बाद राजनीतिक शास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप, जो कौन सा स्वरूप जो वैज्ञानिक स्वरूप है, क्योंकि वर्तमान समय में राजनीति में केवल और केवल वैज्ञानिक आधार माना गया है राजनीति का। तो तुलनात्मक राजनीति जो है अलग अलग राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, देश के बारे में पढ़ता है, तो वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में यहाँ पे जानने की हमें सहायता मिलती है। फिर इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने सेकेंड ईयर का अपना एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर में, तो मेरे क्वेश्चन पेपर में ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। 3 नंबर में भी देखने को मिला था, और 4 नंबर में भी देखने को ये क्वेश्चन मिला था मुझे, और लास्ट में जो है लॉन्ग में मिला है। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है, तुलनात्मक विधि के मार्ग में आने वाली बाधाएं। पहला हो गया सर्वसम्मति का अभाव। अब देखिए सर्वसम्मति क्या होती है, जहाँ पे सभी लोगों का एक समान इच्छा हो, लेकिन जो वर्तमान समय में है जो तुलनात्मक अवधारणा है उनके विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद है, मतलब सर्वसहमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है तुलनात्मक राजनीति के बारे में जानना या तुलनात्मक विधि को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरी बात की है साधनों का अभाव। वर्तमान समय में इतने प्योर साधन नहीं है, या फिर हम कहेंगे कि हमारे पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है जिनके आधार पर जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कर सकते हैं, अपने राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन के कार्य को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है, तीसरी बात की गई वैज्ञानिकता का अभाव, कि मनुष्य जो है एक गतिशील प्राणी माना गया है, और जब गतिशील प्रणाली केवल और केवल मानव व्यवहार पे जो है ये बल देता है, ना कि किसी वैज्ञानिक पद्धति पे। जब हम बात करते हैं राजनीति के बारे में, राज्य उसका स्वरूप आता है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक आधार। तो जब राज्य का स्वरूप आया, हमने बात की है कि जब पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जब आप पॉलिटी स्टार्ट करें कि प्राकृतिक अध्ययन है, तो प्राकृतिक अध्ययन, प्राकृतिक अधिकार, ये सब जो है प्रकृति की शरण में ही होता है। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकता का आधार मिलना बहुत मुश्किल है। तो तीसरी विशेषता ये कि वैज्ञानिकता का स्वरूप जो है वैज्ञानिकता आधार की अनुपस्थिति है, जो कि तुलनात्मक विधि के मार्ग में आने वाली बात है। फिर निश्चित समय, निश्चित नियम समझ और अव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी नहीं है। अब देखिए ये लाभकारी क्यों नहीं है, यहाँ पे बात की गई कि अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो एक ये ज़रूरी नहीं है कि एक समय पे जो है हर राजनीति व्यवस्था या हर राजनीतिक प्रणाली अलग अलग देशों में एक समान हो। तो ये निश्चित
नियम समस्त अवस्थाओं के लाभकारी नहीं है, कि जो ये नियम बताए गए हैं तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत या विधि के अंतर्गत, जिसमें संकल्पवादी ढांचे वगैरह हैं, ये एक समान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लास्ट में कि व्यापक विषय, कि ये इतना बड़ा विषय जिसका अध्ययन करना एक व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है। तुलनात्मक अध्ययन जो है एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, एक राजनीतिज्ञ द्वारा किया जाता है। अब अलग अलग लेवल पे जो है इसे जो है संगठन पे आधार पर भी किया जाता है, मतलब एसोसिएशन क्रिएट करेगी राजनीतिज्ञ और फिर जो है अपनी एसोसिएशन के रूप में जो है वो काम करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है तुलनात्मक राजनीति। तो तुलनात्मक विधि के मार्ग में आने वाली जो बड़ा विषय रहना है, ये भी जो है एक बहुत बड़ी एक समस्या है, इसके मार्ग में आने वाली बाधा है। तो इस वीडियो में हमने बात की, इस चैप्टर का पूरा हमने डिटेल कंक्लूड कर लिया है। अगर इसके बाद भी जो है आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कमेंट कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए जो वीडियोस अपलोड हो रही है वो साथ में आपके साथ फाइनल ईयर की भी हो रही है, सेकंड ईयर की भी हो रही है। फर्स्ट ईयर की वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रही है, या फर्स्ट सेमेस्टर जिसे हम कहेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। आप वेट कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।